2 मिनट शुरू करते हैं। एक बार मेरे मोबाइल में आ जाए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज जो है धोरण 12 पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो सीरीज चलाए थे, अब आज के बाद रोज एक एक लेक्चर इस पर इंफॉर्मेशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपका चैट ले लूं। ध्वनिल सोलंकी, नमस्कार सर। नमस्कार। ऋषभ पटेल, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। ध्वनिल सोलंकी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो दोबारा कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आज जो है 12वां के बाद, मतलब मैं जो भी इंफॉर्मेशन देने अभी 15-20 दिन जा रहा हूं, वो 12वां के बाद जो बच्चे हैं उनके लिए। ध्वनिल सोलंकी कहते हैं कब से रख दे रहा हूं सर। ओके ओके, थैंक यू। तो 12वां के पास जो बच्चे कॉलेज में होते हैं या अभी जो अंडर ग्रेजुएट बच्चा है, वो ग्रेजुएशन के बाद शिकार ना हो जाए भ्रामकता का, इसके लिए हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले 12th FY SY TY के बच्चों के लिए ये विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं कि वो अपने कॉलेज के साथ साथ सभी जानकारी को कैसे लें जिससे कि वो तैयारी कर सकें। जिगर चौहान, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग। सृजेश प्रजापति, नमस्ते सर, नमस्ते। अल्पेश प्रजापति, नमस्ते सर, नमस्ते। दोस्तों, आज का मैं थीम आपको पहले बता रहा हूं कि 12वां पास FY SY TY के जो बच्चे हैं उनके लिए यह एक विशेष प्रोग्राम कि उनको पूरे भारत में सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी हो। जैसे आज आपका ये देखिए क्या है, 12th के बाद विभिन्न राज्यों में सरकारी नौकरी का अवसर। यानी आज मैं बताने जा रहा हूं कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इन सब जगहों पर अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो वहां आपके पास कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन से तक हैं, और ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग राज्यों में सरकारी नौकरी के क्या अवसर हैं। आज जो है हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके बाद कल से IAS के परीक्षा का कि आप 3 साल तक कैसे तैयारी करें, 2 साल तक कैसे तैयारी करें जिससे कि आप सफल हो जाएं, इस पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू होगा। और विशाल बम्भा कहते हैं नमस्ते सर, नमस्कार। तो इस पर एक विशेष प्रोग्राम 20 दिनों का है जो कि अंडर ग्रेजुएट लड़कों के लिए YouTube पर हमने रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो है बहुत ज़्यादा नहीं है कार्यक्रम, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले राजस्थान में यदि आप सरकारी सेवा के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन है या 2 बोर्ड है जो कि आपको राजस्थान में सरकारी नौकरी दिला सकता है। नरेंद्र भट्ट जी कहते हैं नमस्कार सर जी, नमस्कार नरेंद्र भाई। आप ही बनाया हुआ PPT पे बता रहे हैं। एक राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको कि हम लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ऐसे तो कई बोर्ड हैं लेकिन मेन जो एग्जाम ले रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये 2 जो हैं ये राजस्थान के अंदर आपको क्लास 1, 2 और क्लास 3 के लिए नौकरी देने वाला मेन बोर्ड है। और इसके अलावा और भी कई बोर्ड हो सकते हैं।
अब राजस्थान लोक सेवा आयोग जो मेन एग्जाम मेरे हिसाब से कि जो जनरल लोग दे सकते हैं, चाहे बीए बीकॉम बीएससी के बच्चे हों, गुड लक कहते हैं निकालने बिहारी। ये क्षेत्रवाद फैलाने से पहले तो आप किस प्रकार के हो, जो साफ दिखाई दे रहा है कि नाम रखे हो गुड लक और हो बैड लक। लक ही आपका बैड है। दम है तो नाम अपना ओरिजिनल रख के दिखा दो, झूठा कौन है साबित हो जाएगा। दम है तो असली नाम अब फोटो रख के देख लो, मालूम चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली है। मैं असली हूं इसलिए मैं कैमरा पे आके बोल रहा हूं। तुम्हारे डीएनए में प्रॉब्लम है इसलिए तुम जो है नकली नाम से आए हो। दम है तो आ जाओ असली नाम से, पता लग जाएगा। रबारी मयूर नमस्ते सर, नमस्ते। और हम असली आदमी हैं इसीलिए कैमरा पा के बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते। हम भी नाम छिपा करके और कोई मंदिर का फोटो लगा के बोल रहे होते। क्षमता है तो आओ ना सामने जी, तुम्हारा जो भी नाम है और पता है तो समझ जाए कि तुम कौन हो। रिया प्रजापति गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पहचान छुपा लिए हो, इससे बड़े गद्दार कौन हो सकता है जो अपना पहचान छुपा ले। और जो अपना पहचान छुपा करके कुछ लिखता है, उससे बड़ा खोखला व्यक्ति कोई हो सकता है क्या। तो पहले बैड लक है तुम्हारा, पहले तुम गुड लक अच्छे से हो जाओ, क्या नाम है और ये पता, उसके बाद लिखना। ये लिखने से कोई फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे फालतू आदमी को जवाबे नहीं देना चाहते हैं। चलिए अब आगे देखें। रबारी मयूर कौशल मैडम ने आपको बोलाबिया हता, मैं आपको महसाना में जोया हता। ओके ओके मयूर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कुछ भी लिखोगे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरा तुम अपना नाम पता सही दे के लिखो तो माने, तब ना मेरे तुम्हारे बीच चर्चा हो सके। मैं साक्षात खड़ा हूं और तुम पीछे से गोली चला रहे हो, भाग रहे हो। आतंकवादी तो नहीं ना हो जी, अगर हो तो बता दो भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ध्वनिल सोलंकी सर ओनली डिवाइसों के लिए सेशन, इसमें सब आएगा बारी बारी से। अभी एक आ रहा है आईएएस का, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, वो हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ये 4 परीक्षा, जो एक बीएससी का लड़का ये एग्ज़ाम दे सकता है साइंस बैकग्राउंड का, बाकी में बीए बीकॉम बीएससी सभी के विद्यार्थी देंगे एग्ज़ाम। ध्वनिल सोलंकी जी डीवाईएसओ पर भी स्पेशल आने जा रहा है, चिंता मत करिए। क्या कहते हैं वो, एक एक सीरीज चलेगा। अभी पहले आईएएस होगा, फिर जीपीएससी होगा, फिर डीवाईएसओ होगा, ऐसे करके सारे एग्ज़ाम होंगे। अल्पेश प्रजापति ये सब क्षेत्रवाद वाले कहीं नहीं चलेंगे। आज ही मैं 2 दबंगों से एक आदमी की ज़मीन छुड़वा के आया हूँ। इस क्षेत्रवाद को लॉ का पावर नहीं है, हिम्मत है तो सही नाम से लिखो। मिल गया जवाब। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी लिखने का हो तो पहले अपना नाम पता सही लेकर के आओ, अपना बताओ कि कौन हो तुम। पहचान कौन में कुछ नहीं लिखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि वो क्या है, कैसे, एक एक एग्जाम के बारे में बताएंगे, सबके डिटेल्स पर वीडियो लेके आ रहे हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा, ये बोर्ड का नाम, एग्जाम का नाम है और ये बोर्ड है। इस परीक्षा को भी आप दे सकते हैं। कुलदीप बसावा नमस्कार सर, नमस्कार बसावा जी। एसीएफ एवं ये मिस्टेक हो गया है, आरएफओ है, तो एसीएफ और आरएफओ का एग्जाम भी लेती है। और सीनियर टीचर क्लास 2 इसका भी एग्जाम लेती है राजस्थान लोक सेवा आयोग। और वहाँ पर पीएसआई का एग्जाम जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग लेता है। वहाँ पर हमारे या अपने गुजरात के जैसा पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं है, वहाँ पर ये एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा ही लिया जाता है। अब आइए
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जैसे अपने यहाँ गुजरात गौण सेवा आयोग है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ भाई, अब नमस्कार सर पे आप आ गए, अभी तो आप कुछ और लिख रहे थे। कुछ भी लिखना हो, अच्छा या खराब, तो अपना सही नाम से लिखिए। आप नमस्कार सर भी कहते हैं तो भी हम आपको नीति शास्त्र सिखाते हैं कि अपना फोटो सही लगाइए, अपना नाम सही लिखिए। और अगर आप मेरे विरुद्ध भी लिखना चाहते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई आदमी ही नहीं है जिसके विरुद्ध में कोई नहीं लिखता हो। प्रधानमंत्री साहब के भी विरुद्ध में लोग लिखता है, अरविंद जी के विरुद्ध भी लोग लिखता है, जो बाइडेन के विरुद्ध भी लोग लिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी को अगर कोई विरोध करे तो उस ये समझ लेना चाहिए कि वो लोकप्रिय हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या कहते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो, जैसे यहाँ पे ग्राम सेवक का एग्जाम हो रहा है, वैसे ही ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का वहाँ भी क्लास 3-4 होता है, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेती है एग्जाम। पटवार का एग्जाम, जिसको हम लोग यहाँ तलाटी कहते हैं, वो भी क्या कहते हैं, ध्वनिल सोलंकी कहते हैं कि अपने टीचर से कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और अल्पेश कहते हैं, और सर आपकी विचारधारा से मिलता जुलता एक काम मैंने किया कि एक अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी पद पर जमीन पट्टे पे खेती के लिए दिलाने में मदद किया। बात यही है अल्पेश जी, और मैं ध्वनिल जी दोनों को मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जिस भारत में रहते हैं वहाँ की संस्कृति ये है कि नाना पाटेकर साहब ने भी कहा है फिल्म में कि हम लोग पार्ले को भी पार्ले जी कह के बुलाते हैं। ये अपनी संस्कृति है। तो अपनी संस्कृति का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। हाँ, मेरे मुद्दे और विचारधारा अगर आपको नहीं मिलता है, जैसे आज मैं शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो आप अगर मेरे से असहमत हैं तो आप अपनी विचार रख सकते हैं। मैं जिस दिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर होता हूँ, आप मेरी तटस्थता देख लीजिए कि मैं अगर शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर हूं तो एक भी दिन मैं किसी राजनीति का गप आपके साथ नहीं किया, जबकि मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके बैठा। और जिस दिन मैं उस पॉलिटिकल स्टेज पर होता हूं वह मैं किसी लड़के को भेजता भी नहीं हूं, वो लड़ाई मैं अलग लड़ रहा हूं। तो सबसे पहले एक नीति बनाइए कि क्या करना है। पटवार का मतलब अपने यहाँ जो तलाटी की परीक्षा भी आने जा रही है, चाहे आप उसको तलाटी कम मंत्री कहिए या केवल तलाटी कहिए, वो और वनपाल और वनरक्षक ये अपने यहाँ भी है, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर। तो ये एग्जाम भी जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। कल से आपके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक क्लास का सीरीज आने जा रहा है। कल से हम लोग आईएएस के परीक्षा का एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और 2 घंटे में ख़त्म नहीं करेंगे। ये चलेगा कम से कम 5 से 6 लेक्चर का सीरीज पूरा। अगर आप ये पूरा का पूरा कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आईएएस के परीक्षा का A to Z समझ जाएंगे कि जड़ क्या है, क्यों अपने राज्य से यानी गुजरात से आईएएस के फाइनल रिजल्ट में लड़के कम होते हैं। उसका भी कारण आप समझ जाएंगे। क्यों अपने राज्य से जीपीएससी का सिलेबस और आईएएस का सिलेबस एक होने के बावजूद वो रिजल्ट आईएएस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसके भी कारण आप समझ जाएंगे। और हम लोग इसी पर अगली बार, आज क्या है कि कोई राजस्थान का लोग भी हमें सुन सकता है, कोई बिहार का भी होगा, कोई मध्य प्रदेश का होगा, इसलिए उनको केवल ये बताना है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अपने पास होते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। गुड लक कहते हैं कि सॉरी सर मेरा फ़ोन फ्रेंड के पास था। कोई बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ।
क्या कहते हैं, मिस्टेक किसी से भी होता है, हमसे भी हो सकता है, लेकिन अपना गलती स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति ही महान होता है। मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से मान रहा हूं जैसे आपको पहले मानता था, आप बिल्कुल चिंता न करें। तो ध्वनिल सोलंकी कहते हैं कि सर राजस्थान में ये एग्ज़ाम दें तो गुजरात का मेरिट अलग बनता है या राजस्थान का? हाँ यही है ना, पूछिए। देखिए, अनुच्छेद 16 के अनुसार भारत का कोई भी व्यक्ति आंध्र प्रदेश को छोड़कर, जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला है, भारत के किसी भी राज्य में जाकर के एग्ज़ाम दे सकता है और नौकरी ले सकता है। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न और उसके जितने भी प्रकार के कंडीशंस होंगे कि उम्र 21 साल, कहीं 35 साल, कहीं 30 साल, वो आपको फॉलो करना है। लेकिन आप जिस राज्य में जाएंगे मेरिट उस राज्य के लिए बनेगा, गुजरात के लिए, राजस्थान में नहीं बनेगा। जैसे जीपीएससी में आपने क्या देखा था, आप देखिए, अपने ही यूट्यूब पर है और आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। हरियाणा से एक लड़की आई थी, इंटरव्यू तक पहुंची थी जीपीएससी का, उसे गुजराती बोलनी नहीं आती है, लेकिन वो गुजराती पेपर को छोड़कर बाकी सारे पेपर में इतना अच्छा लिखी थी कि वो इंटरव्यू तक पहुंच गई और इंटरव्यू में वो हाईएस्ट मार्क लाई थी, 63 था उसका, वो विश्वास का एक रिकॉर्ड है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर उसको 5 मार्क और आ गया होता और वो सेलेक्ट हो जाती तो वो हरियाणा की लड़की गुजरात में नौकरी कर रही होती। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो गुड लक कहते हैं कि मैं 2 साल से सर को फॉलो करता हूं। अब कोई बात नहीं है, ये रखना ही नहीं है मन में, अब आगे इस पे चर्चा ही नहीं करना है। आपने कह दिया, बात खत्म। एक मेरे बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं, आप मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं आपका चाणक्य हूं। चलिए अब आगे देखें हैं कि देखते हैं। तो अब जो है ये एग्जाम गुजरात का लड़का भी दे सकता है, लेकिन इनको इनका सिलेबस, ये भी मैं बताऊंगा आगे कि सिलेबस क्या कहता है। ये सीरीज है पूरा, आप लोग देखिएगा। अब आइए, अगर कोई बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहता है तो जैसे राजस्थान में, गुजरात में जीपीएससी हुआ, क्लास 1-2 को नौकरी देने वाला बोर्ड, उसी तरह बिहार के बोर्ड का नाम है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और बिहार में अगर क्लास 3-4 के लिए आप जॉब चाहते हैं तो वो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। एक बीच में छूट गया है, पुलिस सेवा का भी बोर्ड है, आगे मैं बनाया हूं, वो आप देख लीजिएगा। अब आइए, बीपीएससी तो बहुत प्रकार का एग्जाम लेती है, लेकिन हमारे काम का, जिससे कि आप बिहार में डीवाईएसपी, बिहार में एसडीएम, बिहार में मामलतदार, वहाँ मामलतदार को बीडीओ कहते हैं, अगर बनना चाहते हैं तो उस एग्जाम का नाम है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जाम। अभी ही संडे को एग्जाम हुआ था, पेपर फूट गया, इसीलिए हम समझाते हैं। हालांकि यूट्यूब पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चों के साथ तो हुआ ही है अन्याय, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं बच्चों को ऐसा न लगने लगे कि सर प्रो तो नहीं है सरकार के या विरुद्ध तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सर एकदम तटस्थ हैं, उस सीधी लाइन पे जाते हैं। सर को मालूम है कि कहाँ किससे गलती हुई है, ये बात है, हमको इस बात का एहसास। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अभी देख लीजिए, अपने गुजरात में भी जो पेपर फूटा था वो सारे जगह वायरल हुआ। ये देखिए, बिहार में भी परसों पेपर फूट गया, राजस्थान में भी पेपर फूटा है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो पेपर फूटा था उस पर प्रश्न उठाना लोकतंत्र में एकदम जरूरी है। जो लोग प्रश्न उठाए वो बिल्कुल सही थे, कोई गलत नहीं थे, लेकिन जो कुछ राजनीतिक दल उसमें आ गए थे, जो लड़का आया था उसमें कोई गलती नहीं थी,
लेकिन जो राजनीतिक दल उसमें आ गया था, तो उस राजनीतिक दल को मेरा सुझाव है कि वो पहले ब्लूप्रिंट दें कि उनके सत्ता में आने पर पेपर कैसे नहीं फूटेगा, इसका क्या प्रोसेस है उनके पास। जनता को ये सोचना चाहिए। तो यहाँ कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन हम लोग हर चीज़ को लॉजिकली देखते हैं कि किसी का भी विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जो सत्ता आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के तैयारी करने वाले लड़के को मैं बताना चाहता हूं कि आप और हम लोग एक एजुकेटेड पर्सन हैं। फ्रांस में राज्य की क्रांति कर तो दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उससे भी खराब नेपोलियन आ गया। नेपोलियन को येन केन प्रकारन हटा तो दिए, क्या हो गया? फ्रांस में दूसरी राज्य क्रांति हो गई। 1848 में तीसरी राज्य क्रांति हुई, उसके बाद जाकर के फ्रांस की स्थिति में सुधार आया। इसलिए कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी स्थापित संस्था का विरोध करता है, अगर वह पीड़ित व्यक्ति है, मान लीजिए विद्यार्थी वर्ग, तो वो सर आंखों पे कि बेचारा के साथ अन्याय हुआ है, तो उसको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी नहीं है और वो 22 के चुनाव के लिए ऐसा कहता है, तब जनता को फ्रांस की राज्य क्रांति को याद रखते हुए उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके पास इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था, देखिए संजय जी आ गए हैं, प्रणाम सर बोल रहे हैं, यही गए थे बीपीएससी का एग्जाम देने, बेचारा हमको पेपर भेजे और शाम तक हो गया कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर ही फूट गया था। तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ें। तो संजय जी आपका कैसा रहा थोड़ा बताइएगा। तोमर सर भी गुजरात के विद्यार्थी को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। धनिल सोलंकी सर यूपीएससी का 23 का कैलेंडर आ गया है, इसलिए एक सेशन कल से धनिल जी वही चलने जा रहा है। मिहिरदीप सिंह राणा नमस्ते सर, नमस्कार। कल से आईएएस पर ही पूरा का पूरा 4 से 5 दिन का लेक्चर आपका आने जा रहा है। चलिए अब आगे देखें। तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एंड मेन एग्जाम संजय जी के लिए खास, बेचारे को फिर से देना होगा, और सीडीपीओ भी है, और ऐसे तो जुडिशियरी सर्विस भी है, बहुत कुछ है जो आप दे सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसको बोलते हैं, बिहार सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, बीएसएससी। तो ये जो है ये सचिवालय सहायक, जैसे यहाँ बिन सचिवालय सहायक और सचिवालय सहायक होता है। इसीलिए जब मैं बताना चाहता हूँ गुजरात में लड़कों को कि भाई कोई परीक्षा दे रहे हो, तोमर सर से अनुभवी गुजरात का कोई टीचर नहीं है, क्योंकि उसको सब राज्य का परीक्षा का पैटर्न मालूम है। उसको मालूम है कि अगर सचिवालय सहायक का लेवल बिहार में जो होगा वही गुजरात में होगा, वहाँ बिहार का इतिहास पूछेगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बतलाइए, तो वहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा कि संजय कुमार कहते हैं कि सर बहुत ही एग्जाम अच्छा रहा, फिर से तैयार रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी। तो बाबू वीर कुंवर सिंह को पढ़ना होगा वहाँ के बिहार के इतिहास में, और तब हमको एक गीत याद करना होगा कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सच कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। और जैसे ही हम लोग गिरांजले मेहुल नमस्कार सर, नमस्कार। और जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं गुजरात आएंगे, तो गुजरात की धरती पर गांधी और सरदार पटेल, ये दो चमकता हुआ सितारा जिन्होंने हमें एक नया मार्ग दिखाया। तो जिस भी राज्य में हम लोग जाएंगे वहां का इतिहास पढ़ना होगा। तो सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, ऐसे कई एग्जाम हैं जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाता है। अब आइए, यही एक है, वहाँ पुलिस के लिए भी, वहाँ भी एकदम अलग से बोर्ड है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टीचर, उनकी गलती नहीं है, जो टीचर के बारे में बता रहा हूँ,
केवल गुजरात में अपना कैरियर बनाएंगे तो उनको केवल गुजरात के परीक्षा के बारे में पता होगा। जिनका कैरियर बिहार में है उनको बिहार के परीक्षा के बारे में पता होगा। जिनका कैरियर राजस्थान में है उनको राजस्थान के परीक्षा के बारे में पता होगा। आपके तोमर सर 2000 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं। 22 साल से आपके तोमर सर बिहार में भी पढ़ाए, यूपी में भी पढ़ाए, दिल्ली में भी पढ़ाए, अजमेर में भी पढ़ाए, जोधपुर में भी पढ़ाए, इंदौर में भी पढ़ाए और गुजरात के तो कई शहरों में पढ़ाए। गुजरात तो उनकी कर्म भूमि रही है। तो इतने सारे जगहों में पढ़ाने के कारण आपके सर को यहाँ के जो लोकल टीचर हैं उनके सामने अनुभव ज़्यादा होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ध्वनिल सोलंकी सर, हमीर सर राठौर आपके स्टूडेंट थे। हाँ बिल्कुल ध्वनिल, ये तो सब हमीर खुद कहा है, हम तो कह नहीं रहे हैं। और आज भी हम दोनों का संबंध वही वो कह रहा हूँ कि आज भी मेरे और हमीर का संबंध जो है वो चाणक्य और चंद्रगुप्त का ही है। आज भी अगर हम जाते हैं भावनगर तो हम हमीर के ही घर पे रुकते हैं, या जो व्यवस्था कर दे वहीं जाके रुकते हैं। तो आज अगर हम गुजरात की सीमाओं से बाहर निकलकर आपको बताने लगेंगे तो उसमें मेरा अनुभव बाकियों से ज़्यादा हो जाएगा। बस यही इतना सा बात है। अब आइए, तो वहाँ पर अगर आप PSI बनना चाहते हैं तो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम लेता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, ये भी जो है बिहार क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस। आबकारी निरीक्षक, आप नहीं समझ पाएंगे, नशाबंदी विभाग, उसके जो हैं उसमें जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होता है उसकी बात कर रहे हैं। और सहायक उप निरीक्षक ASI, इतने का एग्जाम बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस के द्वारा लिया जाता है। ये इसका लोगो है। अब आइए, वहाँ कांस्टेबल के लिए एक अलग से बोर्ड है बिहार में भी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि गुजरात और बिहार का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। राजा अशोक के काल से गिरनार तक दोनों के बीच का संबंध वही है। इसलिए परीक्षा में भी देख लीजिए उसी तरह का जो है आपको संबंध दिखेगा। तो आगे हम लोग देखें, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल नाम है इसका, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लेता है। ये है बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये जो है उसका लोगो है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग इतने राज्यों का एग्जाम देखते हैं। अब देखें, मध्य प्रदेश जो है, उस मध्य प्रदेश में राज्य सेवा के लिए क्या कहते हैं, क्या ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी आप दे सकते हैं, MPPSC। आप जो है वहाँ प्रोफेशनल परीक्षा बोर्ड नाम है इसका। क्लास 3 के लिए जो मध्य प्रदेश में एग्जाम होता है उसका नाम है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, PEB मध्य प्रदेश। अल्पेश प्रजापति, मगध बिहार का एक प्रांत था, कभी गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि गुजरात और बिहार कोई राजनैतिक रूप से नहीं जुड़ा है, यह सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है, कल्चरल। इसीलिए बिहार और गुजरात को कोई शक्ति अलग नहीं कर सकता है। हालांकि भारत के सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन ये मैं इस पर एक बुक लिखने में सक्षम हूं कि बिहार और गुजरात के बीच के सांस्कृतिक संबंध, और कहीं भी कोई सांस्कृतिक संबंध इतना मजबूत होता है कि उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप जरा अपने उम्र के हिसाब से जो आपको याद हो इतिहास छोड़ दीजिए, तो JP आंदोलन में जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसमें बिहार में जो आंदोलन की तीव्रता थी वही गुजरात में भी थी। साथ ही जो है दोनों में एक साथ आंदोलन चला था। तो इसलिए कई ऐसे मौके हैं जहां पर बिहार और इसको अलग नहीं किया जा सकता है।
चलिए अब आगे देखें। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, फिर अगर आप वहाँ डीवाईएसपी, एसडीएम, मामलतदार लेवल का यानी बीडीओ ये बनना चाहते हैं तो उस परीक्षा का नाम है स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा परीक्षा क्या कहते हैं, परीक्षा। और अगर आप वहाँ एसीएफ या आरएफओ में जाना चाहते हैं तो उसका नाम है राज्य वन सेवा। और सेट राज्य पात्रता परीक्षा, प्रोफेसर वगैरह अगर बनना चाहते हैं तो वह भी वहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है। प्रोफेशनल परीक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश जो है क्लास 3 का एग्जाम लेता है। असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट बनना है तो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है। पुलिस कांस्टेबल बनना है तो, पुलिस में उप निरीक्षक पीएसआई बनना है तो, और पटवारी के परीक्षा में यानी तलाटी का जॉब करना है तो आज हमने, और सेम अब ऐसे ही छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसके आगे उस राज्य का नाम लिख दीजिए और वो जो है क्या कहते हैं वो जो है आपको क्लास 1-2 का एग्जाम लेता है। और हर एक राज्य में एक गौण सेवा आयोग है जो क्लास 3 का एग्जाम लेती है। कुछ राज्यों में पुलिस के भर्ती के लिए अलग से पुलिस से भर्ती सेवा आयोग है। ये एक 12वां के बच्चों के लिए एक बड़ा इंफॉर्मेशन है। अब कल से आपको इतना मजा आएगा हमारे लेक्चर में कि कल से हम लोग अब आईएएस का एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एक एक घंटा एक एक इंफॉर्मेशन देंगे आपको। और मेरा मानना है कि मैं आपको 12 से 14 घंटे बताने जा रहा हूं कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। और उसमें ही मैं आपको प्लान दूंगा कि एक जो है 12वां का बच्चा किस तरीके से जो है आईएएस का तैयारी करे तो वो फर्स्ट ट्रायल में पास हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन में, कल फिर मिलेंगे। अब अभी आपसे मंगल से शुक्रवार यानी कल परसों 2 दिन रोज मिलेंगे आपसे, लगातार मिलेंगे आपसे और एक एक एग्जाम पर अलग अलग वीडियो बनाते हुए आपके सामने पूरा डिटेल्स लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।